मेरा नाम शोएब आफ्ताब है। मैंने नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया था। मेरा जो मार्क्स आ रहा है वो 720 है और इससे जो मेरा रैंक आया है वो AIR 1 है। नीट 2020 का जो पेपर था वो सिंपल था पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। एक अगर मैं ब्रीफ ओवरव्यू की बात करूँ, नीट जो है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का एग्ज़ाम है और नीट में 180 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें 3 आवर्स में सॉल्व करना होता है, जिनमें 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं और 45 क्वेश्चंस फिज़िक्स और केमिस्ट्री में होते हैं। इसके अलावा नीट का जो पैटर्न है वो पूरे NCERT पे बेस्ड होता है और जो बाहर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगर हम NCERT पढ़े तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। मेरे बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं 11th से सीरियस हुआ नीट प्रिपरेशन में। 10th तक जो मेरा होम टाउन है राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर मैं ICSE बोर्ड में था और 10th पे जो मेरा परसेंटेज आया था वो 96.8 था। उसके बाद में 11th में कोचिंग सिटी कोटा में आ गया। यहाँ पर मैंने सर्वोदय स्कूल में एडमिशन लिया और LN जो कोचिंग है वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। इसके अलावा मैंने कुछ और इंस्टीट्यूट के DLP भी लिए, जैसे आकाश का मैंने DLP लिया था और फिर उसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ किया था। लेकिन मेनली जो मेरा पढ़ाई का जो मैटर था वो LN से आता था और LN का ही मैं क्लासरूम स्टूडेंट था और LN से मैं क्लासेस भी करता था। अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ, फ़िज़िक्स का जो मेरा मेन स्ट्रेटेजी था वो ये था कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते थे। मैंने कोशिश हमेशा ये किया कि सारे टाइप के क्वेश्चंस मेरे कवर हो जाए, लेकिन ये भी था कि अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं उसे फेस कर सकूं। फ़िज़िक्स में 2 पार्ट होते हैं, थ्योरी होता है और क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। तो जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली NCERT से आते हैं, तो NCERT तो थ्योरी के लिए मस्ट है। इससे अलावा अगर हमें और अच्छे तरीके से थ्योरी को समझना है फ़िज़िक्स के, तो हम HC वर्मा जो बुक है उससे हम थ्योरी को समझ सकते हैं। फ्रीडम 75 आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट नीट क्रैश कोर्स केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.tktindia.in। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए और उसके अलावा जो भी आपका कोचिंग है, चाहे वो LN हो, चाहे आकाश हो या कोई और हो, अब उनके कोचिंग के अच्छे से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब अच्छे से कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अब जैसे जैसे नीट का पेपर ईजी होते जा रहा है वैसे क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मेनली अब फोकस थ्योरी वाले पार्ट के क्वेश्चंस पे भी शिफ्ट हो रहा है और मेनली जो 12th की NCERT है फ़िज़िक्स में वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने 11th की NCERT को बस रीडिंग जैसा पढ़ा था और जबकि 12th की NCERT जो बोर्ड में भी हमारे काम आती है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से याद भी किया था और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने समझा भी, और NCERT के कुछ लाइंस थे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सबको मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। फ़िज़िक्स जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और सबसे कम टाइम मेरा फ़िज़िक्स में ही जाता था। और इसके अलावा LN में SRG जो ग्रुप है वहाँ पे एक्स्ट्रा फ़िज़िक्स के मटेरियल्स मिलते थे जो कि बहुत हाई लेवल के थे, जिससे मैं हम JEE मेंस या JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके, उनको भी मैं कर लेता था। और फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे थर्मोडाइनमिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। कुछ और भी चैप्टर्स है UND जो छोटे हैं लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। UND है, ऑल्टरनेटिंग करंट है और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है। और फिज़िक्स में हमेशा ये रहता था कि सारे टॉपिक्स को ही मैं इक्वल वेटेज दूं और जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा बस। और फिर जब मैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी की बात करूँगा, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं और मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कोचिंग मटेरियल जो भी हो, जैसे मेरा एलन था, उसका ही अच्छे से करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे और हर एक टाइप के क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्या होगा कि कोई भी अगर टाइप के क्वेश्चंस आए तो हम उसे फेस कर सकें। और थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में वो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि वो सेम चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स है, सॉल्यूशंस हो गया, उसमें से थोड़ा बहुत थ्योरी का पूछा जा सकता है। और एक दो है एनसीईआरटी फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं इम्पॉर्टेंट उतना नहीं समझता, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एक और बुक आती है नरेंद्र अवस्थी, जो कि मैंने सॉल्व किया था, लेकिन जब एम्स कैंसिल हो गया तो मैंने उसे फिर से सॉल्व नहीं किया। मैंने एक बार सॉल्व करा था, और फिर एम्स कैंसिल होने के बाद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करो। जनरली जो नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कोचिंग के मॉड्यूल्स में दिए जाते हैं, उतना तक ही करना सही है। और जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा तो वहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी के अलावा या तो कोचिंग में जो नोट्स दिए जाए वो आप पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि उससे क्या है कि जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली हो जाएंगे। मेनली बार बार रिपीट होते हैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, और बहुत आसान भी होते हैं वो, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के। तो एनसीईआरटी मेन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा वीके जायसवाल की एक बुक है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो जब एम्स होता था तो उसी पॉइंट तक इम्पॉर्टेंट था। इनऑर्गेनिक के लिए मैं एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा। ऑर्गेनिक के लिए ये कि जो ऑर्गेनिक में जो कुछ जितने भी चैप्टर्स है, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस वाले पार्ट्स है, उनको आप अच्छे से याद कर लो। और फिर कुछ पार्ट्स है जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला सेक्शन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स वो वाला सेक्शन है। फिर जितने कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी ऑर्गेनिक में, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अलावा बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं, ये सब चैप्टर्स थ्योरेटिकल है। पॉलीमर्स है, ये सबको हमें अच्छे से याद कर लेना है। इनफैक्ट आपको हर एक एनसीईआरटी की लाइन से याद हो तो और बेटर है, क्योंकि नीट में ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और बाकी जो चैप्टर्स है जिनमें रिएक्शंस होते हैं, उनमें रिएक्शंस की मैकेनिज़्म पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी इंटरमीडिएट्स, उनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म याद हो ज़रूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए। और जो नेम रिएक्शंस है उनको अच्छे से पढ़ना होता है। और ऑर्गेनिक में बस इतना ही। इसके अलावा एमएस चौहान बोल के एक बुक है, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब एम्स था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो करना। और फिर हम बायो पे आते हैं। बायोलॉजी जो है मेरा थोड़ा वीक था, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम मेरा बायोलॉजी में ही जाता था। बायोलॉजी में थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं सारे ही, न्यूमेरिकल कुछ होता नहीं है उसमें, तो इसलिए बायोलॉजी में हमें सारा याद करना पड़ेगा। और उस पर मैं मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करता था। जब एम्स था तो मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स भी किए थे, और उसके अलावा जो जो टॉपिक्स मेरे वीक थे उस पर मैंने और कुछ भी बुक्स पढ़े, जैसे ट्रूमैन वगैरह। लेकिन ये तब तक ही था जब एम्स था। जैसे ही एम्स कैंसिल हुआ तब से मैंने ये सारे बंद किए, और फिर मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को अच्छे से याद करना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट जो हर एक लाइन से अगर कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन से पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट याद आना चाहिए कि हाँ इस लाइन पे ये लिखा था, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके मीनिंग को भी समझना है। इस काम के लिए आप कोचिंग मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो कि एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखे हैं उसके आप मीनिंग को एग्जैक्ट अच्छी तरीके से समझो, उसके बारे में और थोड़ा पढ़ो। हम बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर सकते, जैसे कि एम्स जब था तब तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ सकते थे बायो के लिए, लेकिन बायो में जो दो सेक्शंस है, बॉटनी है और जूलॉजी, जनरली जूलॉजी से ही जो बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉटनी वाले पार्ट से उतना बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जूलॉजी में जैसे ह्यूमन फिजियो वाला पार्ट है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस एम्बिगियस भी आ रहे हैं, तो मैंने उसके लिए और भी कुछ एडवांस्ड जो किताबें हैं वो सब पढ़ा था मैंने, ट्रूमैन वगैरह, लेकिन वो उतना यूज़ नहीं आया, और अभी और फ़ायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि अब एम्स कैंसिल हो चुका है। तो बेटर यही है कि आप
एनसीईआरटी को ही पढ़ो और एनसीईआरटी के मतलब को अच्छे से समझो, उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत लोग कोचिंग मॉड्यूल से करते हैं, लेकिन वो एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए वही अच्छे से याद होने चाहिए। कुछ टॉपिक्स है जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है, उनके लिए चार्ट्स बनाना बेटर है, जैसे एनिमल डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी है। ये सब एग्जैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थ्योरी वाले पार्ट से याद करने से कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे चार्ट्स उसके बनाए थे। उन चार्ट्स को मैंने अब मेरा जो स्टडी रूम के जो वाल्स पे चिपका दिए और फिर मैं वहीं से पढ़ता था। पीरियोडिक टेबल भी मैंने चिपकाया था, जैसा कि इस साल क्वेश्चन भी आया था एक पीरियोडिक टेबल पे जो कि नेम्स पे बेस्ड था, और 7th पीरियड के नेम्स जो कि जनरली पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आया था, तो वो पीरियोडिक टेबल था मेरे घर के वाल्स पे, तो इसलिए वो सही हुआ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादातर चीज़ों के चार्ट्स बनाओ। कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती है तो आप अपने टीचर से पूछो, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता था, फिज़िक्स में भी मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता था। अगर कोई एक टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको अगर मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाता था। फिर नीट का जो लेवल है वो धीरे धीरे इजी होते जा रहा है, लेकिन हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है कि अगर वो थोड़ा हार्ड भी आए तो हमें प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग। आने वाले जो नीट 2021 के जो एस्पिरेंट्स है उनको मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे इस साल कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था, तो आप अपने जो पाथ से डेविएट मत होना। आप अगर अपने गोल पे फोकस्ड रहते हो तो फिर आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोकेगा। और मैं ये कहूँगा कि चाहे जितने भी मुश्किल आए आप अपने पाथ पे ही रहना है और फोकस्ड रहना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जैसे और अगर मैं स्मार्टफोन्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्टफोन्स को अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और सोशल मीडिया से मैं अगर ख़ुद की बात कहूँ तो मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव था, लेकिन FB पे नहीं था, इंस्टा पे नहीं था। व्हाट्सएप को आप यूज़ कर सकते, जैसे मुझे जो भी डाउट्स होते थे मैं सारे जो हमारे टीचर्स को मैं व्हाट्सएप पे भेजता था और सर भी हमारे बताते थे। तो अगर आप स्मार्टफ़ोन का अच्छे से यूज़ करोगे तो उस पर कोई बुराई नहीं है, आप स्मार्टफ़ोन रख सकते हो मेरे हिसाब से। और आने वाले एस्पिरेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दो। स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत होती थी टाइम मैनेजमेंट में, फिर धीरे धीरे मैंने मेरे लिए जो सीक्वेंस रहता था, मैं पहले हमेशा फ़िज़िक्स करता था, फिर बायो और फिर केमिस्ट्री। ज़रूरी नहीं ज़्यादातर बच्चे बायो पहले करते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग था तो मैं पहले वो करता था। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग हो या आपको जो भी अच्छा लगे आप वैसे करो, लेकिन आपका टाइम जो 3 आवर्स का टाइम है उसको माइंड पे रखना है, क्योंकि 180 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट्स में करने हैं, यानी एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको दूसरे क्वेश्चन में टाइम कम लगा के उसको मैनेज करना ही है। और किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा 3-4 मिनट से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, ये इम्पॉर्टेंट है। Hello friends, my name is Akanksha Singh and I secured AIR 2 in NEET UG 2020. I have got 720 out of 720. So I would like to tell about the paper examination first. So NEET UG 2020 का जो पेपर था it was quite on the easier side. So only few questions were moderate. Otherwise जो पूरा पेपर था वो काफ़ी easier side पे था। मैंने उन पूरा पेपर 1 hour 45 minutes में complete कर लिया था। उसके बाद मैंने OMR बबल किया। मैं अगर स्ट्रैटेजी वाइज बात करूँ, इंडिविजुअल आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, और हर टॉपिक में मैंने कैसे कवर किया था, दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में बेसिकली मेरे टाइम पे, जैसे अभी एम्स को जो है, एम्स दिसंबर 2019 में ही हटा है, उसके पहले एम्स का एग्ज़ाम भी होने वाला था और जिपमर भी होने वाला था, तो उसमें फ़िज़िक्स जो है वो काफ़ी हायर लेवल पे पूछी जाती है। इसलिए मैं कभी भी फिज़िक्स मतलब स्टार्ट करती थी तो आई स्टार्टेड इट विद रीडिंग विद माई मॉड्यूल। सबसे पहले मैं मॉड्यूल पूरा कवर करती थी, उसके सारे क्वेश्चंस करती थी, और हमारे कोचिंग में मतलब हमें गेटवे टू एम्स, एम्स एक्सप्लोरर और लास्ट लीप ऐसे करके पैकेजेस दिए थे, जिसमें कई सारे मतलब क्वेश्चंस होते थे। तो अराउंड एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं उसके 300 to 400 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी।
और इस तरह से मैं पहले मतलब अपने मॉड्यूल कंप्लीट करती थी। उसके बाद से मैं एनसीईआरटी पे जाती थी। एनसीईआरटी को पूरा थॉरोली मैं रीड करती थी, उसके इंटरनल जितने क्वेश्चंस हैं सारे कवर करती थी और फिर जितने एडिशनल एक्सरसाइज है पीछे वो करती थी। उसके बाद से मोस्टली मैं एचसीवी रीड करती थी एक टॉपिक के लिए। जितने भी मतलब मैकेनिक्स में अगर बात करूँ तो मैकेनिक्स में मैंने एचसीवी की पूरी थ्योरी करी है और जितने एक्सरसाइज होते हैं वो किया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट आता है 12th में उसमें भी मैंने एचसीवी पूरी कवर करी है। और थर्मोडायनामिक्स का मैंने एचसीवी से थ्योरी पार्ट पढ़ा है, बट उसका जो एक्सरसाइज है वो मैंने नहीं किया है उसे। उसके बाद से एचसीवी के बाद मतलब मैंने एरोडोव भी सॉल्व करी है। एरोडोव से मैंने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट किया है। और फिर मैंने अनुराग मिश्रा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करी है। ये मैं पूरा फिजिक्स में ओवरऑल मैं चीज़ें करती थी। अभी अगर मैं सिर्फ नीट की बात करूँ स्पेसिफिकली तो एरोडोव और अनुराग मिश्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एम्स के लिए मैंने किया था। बट अभी आपको नीट पे फोकस करना है और नीट पे फोकस करने के लिए आपको एनसीईआरटी पे एकदम फोकस्ड रहना है, उसी को करना है। और एनसीईआरटी के अलावा आप मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स अटैम्प्ट करो। नीट के जितने प्रीवियस ईयर के 20 ईयर्स के पेपर हैं वो आप सारे अटैम्प्ट करो और उससे रिलेटेड जितने भी बाहर के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप फिजिक्स में करो। आई थिंक दैट विल बी एनफ। मैंने अपने टाइम पे जेई मेंस के भी प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर्स अटैम्प्ट किए थे और जेई एडवांस के भी मैं मॉक पेपर्स जो हमारे कोचिंग में होती थी वो करते थी नीट के अलावा। नाउ विल कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में इट्स ऑलमोस्ट लाइक बायोलॉजी। तो इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पे स्टक कर सकते हो क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से बाहर इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहो इनऑर्गेनिक में। एनसीईआरटी में मतलब मैं क्या करती थी कि जैसे पी ब्लॉक था 12th में, वो एनसीईआरटी में अप्रॉक्सीमेटली 40 पेजेस में है, तो उसको मैं शॉर्ट नोट्स में बना लेती थी जैसे 3-4 पेजेस में ही, और उसके बाद तो अपने रूम के वॉल पे चिपका लेती थी या फिर मैं उसको बार बार रिवाइज करती थी। तो उससे रिवीजन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उसके लिए आप इनऑर्गेनिक के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आप माइंड मैप्स बना सकते हो और अपने रूम में अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो कहीं पे, ताकि आप डेली उसको देखो। तो इनऑर्गेनिक में मेरा यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप मतलब बार बार रिवीजन करो। फ्रीक्वेंट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ेगी। और बाकी इंडिविजुअल टॉपिक्स में बात करूँ, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, जो ब्लॉक केमिस्ट्री है उसको आप जितना ज़्यादा मतलब एक ब्लॉक, जैसे हमारे टीचर जब पढ़ाते थे तो एक ब्लॉक में पहले उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ बता देते थे, उसके बाद इंडिविजुअल हम पीरियड्स पे जाते थे और इंडिविजुअल ग्रुप्स पे पढ़ते थे। तो उस तरह से भी आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए। फ्रीडम 75 आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट। नीट क्रैश कोर्स केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.tktindia.in। उसके बाद से अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल इज़ ऑलमोस्ट लाइक फिजिक्स। तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो आप क्या करो कि पूरा मतलब जो भी एनसीईआरटी में थ्योरी दिया हुआ है वो कवर कर लो। उसके बाद से जो भी आपके मॉड्यूल हैं, जो भी आप रेफर करते हो वो पूरा कंप्लीट करो। फिर उसमें खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं नोट्स भी अपने पढ़ती थी। ऐसा कोई मैंने अदर बुक सॉल्व नहीं की है। उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब काफ़ी कंसेप्चुअल पार्ट होता है। उसमें कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म कवर करने के लिए मैं अपने नोट्स रेफर करती थी। बाकी अदरवाइज अगर वो नहीं हो पाता था तो मैं कुछ पीटर साइक्स से भी पढ़ती थी। पीटर साइक्स में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। और पीटर साइक्स के अलावा मैंने ज़्यादा बुक्स, मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स की हैं। और अदरवाइज मैं जेई एडवांस के इसमें भी मॉक पेपर्स करती थी। उससे मतलब रिएक्शन के मतलब मैकेनिज्म का काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बट नीट के लिए आई वोंट सजेस्ट दैट। नीट के लिए तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के जितने नेम्ड रिएक्शंस हैं आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसमें रिएक्शन का नाम और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आप पूरा नोट डाउन कर लो और एक वो नोट रखो अपने पास और उसको रिवाइज करो। तो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड आपके वो मैकेनिज्म होना चाहिए, बट फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए वो तुरंत रिएक्टेंट और उसका प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना के ऑर्गेनिक को ईजिली रिवाइज कर सकते हो, बट समझने के लिए मैकेनिज्म आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद से नाउ विल कम टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में तो ऑलमोस्ट 90 में से 85 to 86 क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली नीट के लिए फोकस्ड हो तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन का आपको एच चाहिए और आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए आप कोचिंग के मॉड्यूल, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रखा है आपने, उसके मॉड्यूल पढ़ सकते हो। वो आपको डेफिनेटली वो 2-3 क्वेश्चन में एच देगा। दूसरा, एनसीईआरटी में मैंने अपनी फ्रेंड से ये चीज़ सीखी थी। वो क्या करती थी, जो एनसीईआरटी में साइड में काफ़ी स्पेस होता है बायोलॉजी के एनसीईआरटी में, तो आपने कहीं से एक्स्ट्रा कोई टॉपिक पढ़ा या फिर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लगता है कि आपको नहीं आता था, तो वो उस पेज में लिख देते थे और उससे रिलेटेड कोई और कंटेंट, एक्स्ट्रा कोई कंटेंट है आपने किसी बुक से पढ़ा तो वो भी वहाँ पे लिख देते थे। तो लास्ट में मतलब लास्ट तक आते आते एनसीईआरटी ऑलमोस्ट जो जितने किनारे के स्पेस हुआ करते थे मेरे पूरे भर जाते थे। तो लास्ट में वो मेरे को रिवाइज करने में बहुत हेल्प होती थी। अगर मैंने एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया तो मेरा पूरा ऑलमोस्ट वो चैप्टर हो जाता था, तो बार बार मुझे मॉड्यूल नहीं खोलना पड़ता था। तो ये
स्ट्रैटेजी आप भी अपना सकते हो। दूसरा, बायोलॉजी में मैंने कैम्बल पढ़ी है क्योंकि मैंने ओलंपियाड्स भी दिए थे, तो अगर आप ओलंपियाड्स के लिए और KVPY के लिए फोकस कर रहे हो तो कैम्बल इज़ अ गुड बुक, बट इफ़ यू आर फोकसिंग ओनली नीट देन आई डोंट सजेस्ट इट बिकॉज इट्स क्वाइट लेंदी बुक एंड इट्स रिटन फॉर मेनली फॉर ओलंपियाड्स। तो उस पर्पज से अगर आप पढ़ रहे हो तो कैम्बल पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप NCERT पे स्टक करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। और दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा आप मतलब मॉड्यूल भी अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो। बट बायोलॉजी में मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि NCERT का रिवीजन इज़ अ मस्ट। मतलब लास्ट तक आते आते बायोलॉजी के एक एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट मैंने 20 से 25 बार रिवाइज तो कर लिया था, 20 बार तो मैंने किया था हर चैप्टर रिवाइज। नाउ आइड मतलब ये तो मतलब था कि पूरा स्ट्रैटेजी की किस तरीके से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो क्लास 10th तक मैंने कसिया कुशीनगर से पढ़ाई करी है, नवजीवन मिशन स्कूल से। और कोचिंग मैं आकाश गोरखपुर में करती थी जो कि अराउंड 70 किलोमीटर्स था मेरे घर से, तो मैं बाई बस ही ट्रैवल करती थी, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी और एजुकेशन का भी यहाँ पे स्कोप उतना ज़्यादा नहीं था। तो 11th-12th में मी एंड माय फादर वी मूव टू दिल्ली। तो पापा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी एयरफोर्स से और हम दोनों मतलब दिल्ली में ही रहे थे। और मैंने स्मार्टफ़ोन भी अवॉइड किया था, मैं नहीं रखती थी, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है FB, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे। तो आप भी जितना अवॉइड कर सकते हो उसको करो। बाकी हमारे हॉस्टल में एक कॉमन कंप्यूटर था, तो जिससे मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो मुझे देखनी है स्टडी से रिलेटेड कंटेंट तो वो मैं देखती थी। और उसके अलावा मतलब मैं नरेंद्र मोदी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ तो मैं उनको सुनती थी, और संदीप माहेश्वरी वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो मैं उनको भी सुनती थी। और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है तो मैं गाने सुनती रहती थी अरिजीत सिंह के, अपने माइंड को मतलब बूस्ट रखने के लिए। दिस वॉज वॉट आई हैड टू से। मैं आगे जाके मतलब एम्स से MBBS करना चाहती हूँ, होपफुली वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद से मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ और न्यूरोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ। और जो लोग मतलब अभी इसको देख रहे हैं उनको मेरा तरफ से ये सजेशन है और मैं ये एडवाइस उनको करूँगी कि ऑलवेज़ कीप योर ड्रीम्स योर एस्पिरेशंस वेरी हाई, और उसको अचीव करने के लिए वॉट एवर इट टेक्स गिव इट। मतलब जितना आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है आप करो, कभी पीछे मत हटो। और ये चीज़ मत देखो कि 1 घंटा पढ़ लिया चलो रहने देते हैं, जब तक एक टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता, मीन्स यू स्टार्टेड तो यू हैव टू एंड इट, तो वो उसको टाइम लिमिट में मत बाउंड करो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट पूरा कंप्लीट करो उसको। जितना डीप अंडरस्टैंडिंग आप रखोगे चैप्टर की बाद में आपको उतना ईजी होगा। तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से कि डू स्मार्ट वर्क along with hard work and that will definitely pay you success. Hello everyone, I am Snikita Tumala and I secured All India Rank 3 in NEET UG 2020. I got 715 marks out of 720. Today I am going to discuss my strategy for NEET. So as all of you know, the question paper of NEET has 180 questions, 90 questions from biology, 45 each from physics and chemistry. The duration of the test is 3 hours and for each right answer we get +4 marks and for each wrong answer 1 mark is deducted from the total score. So first let's start with physics. For physics I did the class notes, NCERT and the coaching material. I solved each and every problem of the coaching material and I was thorough with all of them. You could ask me any question anytime and I could give you the answer. I would advise not to waste time on reference books like H.C. Verma, as most questions in them are of very high level and are not necessary to get through NEET. Most questions are like direct formula based questions and it's very important to memorize all the formulae. So I made note of all the formulae at one place, like around 3 to 4 pages, and revised them many times. I also made note of the questions I couldn't solve easily and revised them also many times. I solved the NCERT examples, exercises and additional exercises given at the end of the chapter. I also solved the previous year NEET question papers, and if you have time you could also solve the JEE main papers. It helps in understanding the concepts thoroughly, and you should also focus on theory part and not neglect it. Around 3 to 4 questions in NEET are direct NCERT statements. So it's important to do that as well. I would advise you to read line by line in the beginning itself and highlight all the important points, and then you could revise these highlighted points many times so that you can become perfect with that. You should focus more on physics theory during the last 1 or 2 months, and by then you should have become perfect with all the problems. So that's it for physics. Coming to chemistry, I practiced mostly from the coaching modules, NCERT at your fingertips, and also I solved previous year question papers.
I'll divide chemistry into 3 topics: physical, inorganic and organic. For physical, I just did the class notes and practice from coaching modules. Practice is very important for physical chemistry. NCERT is not that important. You can have a reading at the beginning and highlight all the important points and revise these highlighted points many times. Just like physics, I made note of all the formulae and the questions I couldn't solve easily at one place and revised them many times. Coming to inorganic, NCERT is more than sufficient. You should read all the topics line by line and also not leave out the tabular information. This is very important, especially for D and F block elements. Like, you should remember the one with highest value, lowest value, like for example ionization energy. And also electronic configurations are very important for F block elements. Coming to organic, for organic I made a notes with all the important reactions, like writing down the product, reactant, reagent and also the intermediates, also the name for named reactions. You could learn some extra reactions in organic, but you should not deviate much. You can solve the previous year question papers to get an idea of the extra reactions and learn them itself. You should also properly read qualitative, quantitative analysis and purification of compounds. Also biomolecules, polymers and chemistry and everyday life. For these topics you should read line by line, just like you would do for inorganic and biology. For biology, NCERT is the Bible. More number of revisions is the key in biology, so you should try and revise as many times as possible. I read the NCERT around 20 to 25 times before NEET. Speed is also important, so you should try and practice as quickly as possible and try to complete the paper in around 45 minutes, 50 minutes maximum. फ्रीडम 75 आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट नीट क्रैश कोर्स केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.tktindia.in। I used to practice questions from Dr. Ali, NCERT at your fingertips, DPP and also previous year papers. You should focus on your weak areas in each topic first and then go to the easier parts, rather than starting from the introduction and then going up to the end. This way you'd be more confident and you'd be able to finish the easier ones also quickly. I used to highlight important points with different color pens and then revise these highlighted points many number of times. So I could become perfect with everything in NCERT. It's not needed to read beyond NCERT in all the chapters. You can solve the previous year papers and get an idea of where they're asking beyond NCERT and read only those areas. So for morphology, NCERT examples are sufficient. For other topics such as genetics, evolution, human physiology, human reproduction and biotechnology, you might have to do a little bit extra and read your coaching modules. I used to have a whiteboard in my room and I used to write down all the important things in biology such as years or name of scientists that I was forgetting, and also some important things in physics and chemistry. And I read these points once every day before going to bed, and this way I could remember these things also. In the last 1 or 2 months before NEET, you should give as many tests as possible. Get yourself enrolled in some online test series and keep giving your best in every exam. Try to avoid silly mistakes as much as possible. Think that this is the final exam and give your best in everything. Don't get demotivated if you get less marks in any test, and always be focused and keep working towards your goal. Be consistent in reading and read at least for a particular number of hours each day. Work hard, and also smart work is important along with hard work. If you're sincere, and I'm sure that you'll achieve your goals. If you enjoyed this video, hit the like button and share it with your friends. Thanks for watching.